स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने संबंध की परिभाषा पढ़ी, संबंध किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा की तथा हमने ये देखा कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर किसे कहते हैं। आज के वीडियो में हम फलन की एक साधारण सी परिभाषा पढ़ेंगे। अब साधारण सी परिभाषा मैंने इसलिए कहा क्योंकि संबंध के बाद फलन के बारे में जो जानकारी दी गई है वह कक्षा 11वीं के गणित में दी गई है। यहाँ जो हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में जो दिया गया है फलन, उसमें 11वीं के बाद की जानकारी दी गई है। इसीलिए मैं यहाँ 11वीं में जो फलन की परिभाषा और फलन के प्रकारों के बारे में और फलन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करूँगी। इसके बाद अगले वीडियो में हम कक्षा 12वीं के अध्याय 1 को पढ़ना शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बेसिक जानकारी का पार्ट 2 देखेंगे और इसमें समुच्चय के भी कुछ ऐसी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनका उपयोग हम इस अध्याय में करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है फलन किसे कहते हैं। तो फलन भी क्या है, यह एक संबंध है किससे, ए से बी में। फलन को हम दर्शाते हैं, फलन एक संबंध है किससे, ए से बी में। कहने का मतलब ये है कि हमने संबंध पढ़ रखा है। संबंध क्या है, संबंध किसे कहते हैं, इसे हम आर से दर्शाते हैं। संबंध भी एक समुच्चय है जिसमें x और y क्रमित युग्म के रूप में अवयव होते हैं, जिसमें x जो है वो a से आता है और y जो है वह b से आता है। लेकिन यहाँ जो नियम और शर्त के अनुसार x और y जो है आपस में संबंधित रहते हैं। अब हम फलन और संबंध में एक सामान्य सा भेद यहाँ देखेंगे। सबसे पहले मैंने ये बताया कि फलन भी क्या है, एक संबंध है किससे, ए से बी में एक संबंध है जहाँ ए और बी क्या है, समुच्चय है। दूसरा, फलन में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी एक अद्वितीय अवयव से संबंधित होगा। हमने संबंध में पढ़ा है कि संबंध किस प्रकार होगा। मान लेते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 अवयव है। ये सिर्फ उदाहरण के लिए है। हो सकता है कि इस उदाहरण में कोई गलती हो, मैं केवल समझाना चाह रही हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ ए एक समुच्चय है और बी दूसरा समुच्चय है और हम इनके बीच संबंध देखते हैं कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो यहाँ 1 1 से संबंधित है, 2 4 से संबंधित है, 3 9 से संबंधित है और 4 16 से संबंधित है। कभी कभी हम देखेंगे कि हो सकता है कि 1 4 से भी संबंधित हो, 1 9 से भी संबंधित हो, 2 9 से संबंधित हो सकता है, 2 16 से संबंधित हो सकता है। यह एक सिर्फ सामान्य उदाहरण है। कहने का अर्थ ये है कि संबंध में जो पहला समुच्चय है उसका एक अवयव बी के जो अवयव हैं उसमें एक या एक से अधिक अवयवों से संबंधित हो सकता है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, संबंध में जो पहला समुच्चय होगा उसका एक अवयव बी के 2 या 2 से अधिक अवयवों से संबंधित हो सकता है। जैसे कि हम इसे दर्शाएंगे तो हम लिखेंगे 1 4 1 9 1 16 इस प्रकार से। वैसे ही और आगे लिखेंगे तो 2 4 2 9 2 16 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लेकिन जब हम फलन की बात करते हैं तो फलन में यहाँ लिखा हुआ है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी एक अद्वितीय अवयव से संबंधित होगा। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ समुच्चय ए का एक अवयव जो होगा वह समुच्चय बी के किसी एक ही अवयव से संबंधित होगा, दूसरे अवयव से नहीं। अगर हम कहेंगे कि यह एक फलन है तो 1 केवल 1 से संबंधित होगा, 2 केवल 4 से, 3 केवल 9 से और 4 केवल 16 से ही संबंधित होगा। तब यह क्या कहलाएगा, तब यह फलन कहलाएगा। लेकिन अगर यहीं 1 4 से भी संबंधित हो जाए, 1 9 से भी संबंधित हो जाए या 3 16 से भी संबंधित हो जाए तो यह किस में जाएगा, यह संबंध में बदल जाएगा। तो फलन में हम जो है समुच्चय को और छोटा कर देते हैं या फलन के अंतर्गत जो अवयव आएंगे वह और भी गिने चुने होंगे या अद्वितीय होंगे। और इसका नियम है, फलन में जो पहला अवयव होगा और जो दूसरा अवयव होगा वह अद्वितीय होगा। इसमें पहले अवयव को दोहराया नहीं जाएगा।
इसके बारे में और अधिक जानकारी से पढ़ने के लिए आप कक्षा 11वीं का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। अब हम तीसरा गुण देखेंगे, फलन से प्राप्त संबंध में जो अवयव होंगे वह भी किस रूप में होंगे, क्रमित युग्म के रूप में होंगे, जिसका पहला अवयव ए का निर्देशांक होगा, दूसरा अवयव जो होगा बी का निर्देशांक होगा। अब मैं समुच्चय, क्रमित युग्म, कार्तीय गुणन, संबंध और फलन में भेद बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं समुच्चय, फिर हम लिखेंगे क्रमित युग्म, फिर हम लिखेंगे कार्तीय गुणन, उसके बाद पढ़ते हैं हम संबंध के बारे में और फिर पढ़ते हैं हम फलन के बारे में। सबसे पहले समुच्चय ए, समुच्चय बी, दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि यहाँ अवयवों का हमने एक सामान्य संग्रह बना रखा है। हमने यहाँ अवयवों का सामान्य संग्रह बना रखा है। यहाँ जो ए बी सी डी और 1 2 3 4 होंगे यह क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। समुच्चय में कोई भी अवयव क्या नहीं होगा, दोहराया नहीं जाएगा और यहाँ जो होंगे ये विशेष क्रम में लिखे हुए होंगे। दूसरा हम देखते हैं क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म में इन्हीं समुच्चय के अवयवों को अर्धविराम द्वारा वक्राकार कोष्ठक में लिखना क्या कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है। अब हम देखते हैं कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन ए का बी से कार्तीय गुणन, तो ए का बी से कार्तीय गुणन किस प्रकार होगा, इसमें जो अवयव होंगे वो किस रूप में होंगे, क्रमित युग्म के रूप में होंगे, जिसमें पहला अवयव जो है वो ए से आएगा और दूसरा अवयव जो है वह बी से आएगा। अब क्रमित युग्म में हम देखते हैं कि अगर ए एक समुच्चय 1 2 3 है, बी दूसरा समुच्चय 4 5 और 6 लिखा हुआ है, तो ए बी का क्रमित युग्म किस प्रकार होगा, ए का 4 के साथ, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ, फिर 2 4 के साथ, 2 5 के साथ और 2 6 के साथ। वैसे ही 3 का लिखेंगे 3 1 3 5 और 3 6। तो हमने यहाँ क्रमित युग्म लिखा किसके फलस्वरूप, कार्तीय गुणन के फलस्वरूप। तो यहाँ ये कार्तीय गुणन जो आया है यह भी क्या है, एक समुच्चय ही है, लेकिन इस समुच्चय के अंदर जो अवयव है वह किस रूप में है, क्रमित युग्म के रूप में है। पहला अवयव पहले समुच्चय से आएगा, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से आएगा। अब हम इसी के आगे कहाँ चले जाते हैं, संबंध में। संबंध में हमें यह संबंध भी क्या है, एक कार्तीय गुणन है, कार्तीय गुणन के फलस्वरूप प्राप्त होगा, लेकिन इसके अंतर्गत जो अवयव होंगे उनमें एक विशेष शर्त लागू होगा। मान लेते हैं यहाँ ए बी 2 अवयव है जो क्रमित युग्म के रूप में है, जहाँ ए समुच्चय ए से आएगा और बी समुच्चय बी से आएगा, लेकिन इनमें संबंध क्या है कि ए जो है वो किस प्रकार होना चाहिए, ए जो है वह बी से क्या होना चाहिए, छोटी संख्या होनी चाहिए। इसे मैं इसी उदाहरण से समझाना चाहती हूँ। अब संबंध आर के अंतर्गत जो अवयव आएंगे वह इस कार्तीय गुणन के फलस्वरूप आएंगे, लेकिन हम कार्तीय गुणन के फलस्वरूप जो पूरे अवयव हैं उनको नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ शर्त रखी है कि ए कैसा होना चाहिए, ए बी से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ केवल उन्हीं अवयवों को लिखेंगे जहाँ ए जो है बी से छोटा है। तो देखते हैं कि ये यहाँ ए बी से छोटा है, यहाँ भी ए बी से छोटा है, यहाँ भी ए बी से छोटा है, ये सभी क्या है, ए बी से छोटा है। एक 4 से छोटा है, एक 5 से छोटा है, एक 6 से छोटा है और 2 4 से छोटा है। वैसे ही हम देखते हैं कि 3 1 से छोटा नहीं है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। 3 5 से छोटा है और 3 6 से छोटा है। कहने का अर्थ ये है
कि संबंध में हमने एक विशेष शर्त रख दी कि हम केवल उन्हीं क्रमित युग्मों को इस संबंध के अंतर्गत रखेंगे जिनमें इन शर्तों का पालन किया गया है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि A और B के कार्तीय गुणन को पूरी तरीके से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि R के अंतर्गत जो अवयव आएंगे वो 1 4, 1 5, 1 6, 2 4, 2 5 और 2 6, 3 5 और 3 6 होंगे। तो हमने देखा कि कार्तीय गुणन में हमने सभी अवयवों को लिखा, लेकिन जब हमने संबंध बनाया तो संबंध के अंतर्गत हमने केवल नियम के पालन अनुसार ही अवयवों का चयन किया। अब इसी से एक कदम आगे हम लिखेंगे कि फलन जो है A से B में संबंध है। इस प्रकार संबंध है कि मान लेते हैं कि एक जो है 4 से छोटा है, एक जो है 5 से छोटा है, एक जो है 6 से छोटा है। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 1 2 3 इन तीनों क्रमित युग्मों में 1 आया है। पहला अवयव यहाँ जो है A से आया है और तीनों में ही 1 समान है। लेकिन जब हम फलन लिखेंगे तो फलन में हम क्या करेंगे कि एक अवयव जो है दूसरे समुच्चय के एक ही अवयवों से संबंधित होगा, बाकी से संबंधित नहीं होगा। तो हम इसे समझने के लिए दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन मैं एक सामान्य तौर पर समझा देना चाहती हूँ कि फलन में जो अवयव होंगे वो किस प्रकार होंगे कि एक अवयव जो है दूसरे समुच्चय के एक ही अवयव से संबंधित होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो समुच्चय आएगा वो किस प्रकार होगा, 1 4 से संबंधित हो गया, 2 5 से संबंधित हो गया और 3 किससे संबंधित हो गया, 6 से संबंधित हो गया। मतलब 1 केवल एक ही अवयव से संबंधित है, 2 5 से संबंधित है और 3 किससे संबंधित है, 6 से संबंधित है। इसे हम और भी उदाहरणों से समझेंगे जो कक्षा 11वीं के पाठ 2 में समझाया जाएगा। हमने देखा कि समुच्चय क्या है, क्रमित युग्म क्या है, क्रमित युग्म के बाद हम संबंध किस प्रकार बनाए हैं और संबंध के बाद हमने फलन किस प्रकार बनाया है। हमने यहाँ समझा कि संबंध फलन से किस प्रकार भिन्न है और कार्तीय गुणन क्या है और कार्तीय गुणन से हम संबंध और फलन के अवयवों को किस प्रकार लिखते हैं। आगे की वीडियो में हम इसी टॉपिक में जो 12वीं का लेक्चर है, 12वीं का अध्याय 1 है, उसमें संबंध के प्रकार, फलन के प्रकार तथा संबंध के प्रांत, परिसर और सहप्रांत, फलन के प्रांत, परिसर और सहप्रांत के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में यही एक सामान्य बेसिक जानकारी है। ये बेसिक जानकारी जानना आपके लिए ज़रूरी इसीलिए था क्योंकि जब हम अध्याय 1 पढ़ेंगे तो इन सभी शब्दों का बार बार उपयोग किया जाएगा और परिभाषा में ये सारे शब्द लिखे हुए होंगे, तो आपको इन सभी शब्दों की परिभाषा पता होनी चाहिए। अब इसी वीडियो में मैं एक छोटा सा भाग और लेकर आना चाहती हूँ समुच्चय के बारे में। समुच्चय में उप समुच्चय किसे कहते हैं और उप समुच्चय क्या संबंध से किस प्रकार संबंधित होगा, क्या उप समुच्चय फलन से संबंधित होगा, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको हमने लिखा है A एक समुच्चय है जिसमें 1 3 5 3 अवयव हैं। B दूसरा समुच्चय है जिसमें 1 3 5 7 और 9 ये अवयव हैं। यहाँ हम देखते हैं कि A का प्रत्येक अवयव 1 3 और 5 किस में उपस्थित है, B में उपस्थित है। तब हम कहेंगे कि A उप समुच्चय होगा B का। यह चिन्ह उप समुच्चय को दर्शाता है और इसे हम इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। यहाँ A जो है B का सबसेट है या A जो है B का उपसमुच्चय कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि A क्रॉस B इसे हम क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन। अब हमने पढ़ा कि इस कार्तीय गुणन के गिने चुने या जो नियमों का पालन करेंगे, क्या करेंगे, जो नियमों का पालन करेंगे, केवल उन्हीं अवयवों को हम कहाँ लिखेंगे, संबंध में लिखेंगे। और मैंने बताया कि ये कार्तीय गुणन के फलस्वरूप जो संरचना प्राप्त होगी वह भी क्या है, समुच्चय है। और यह संबंध R भी क्या है, समुच्चय ही कहलाएगा।
अब हम देखते हैं कि आर का प्रत्येक अवयव कहाँ उपस्थित होता है, कार्तीय गुणन में उपस्थित होता है। आर संबंध है किससे, आर संबंध है ए से बी में, आर संबंध है किससे, ए से बी में, और इसका प्रत्येक अवयव कहाँ उपस्थित होगा, कार्तीय गुणन ए बी में। तो हम इसे लिख सकते हैं कि आर उप समुच्चय होगा कार्तीय गुणन ए बी का, या कार्तीय गुणन ए बी अधि समुच्चय होगा किसका, संबंध आर का। इसे अधि समुच्चय का चिन्ह कहेंगे और इसे उप समुच्चय का। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो संबंध आर है, हम यहाँ देखते हैं कि संबंध आर जो है वो उप समुच्चय होगा कार्तीय गुणन ए बी का। वैसे ही हम इसके आगे हमने देखा फलन, हमने क्या लिखा, फलन, हमने लिखा फलन। तो यह फलन क्या है, इस फलन में भी एक विशेष नियम होगा, विशेष नियम होगा। और क्या नियम होगा कि एक अवयव केवल एक से ही संबंधित होगा। तो हम देखते हैं कि यह फलन किससे आ रहा है, इस संबंध आर से आ रहा है। फलन किससे आया, संबंध आर से आया। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो फलन एफ एक्स होगा यह उप समुच्चय होगा इस संबंध आर का, और ये संबंध आर जो होगा उप समुच्चय होगा वह उप समुच्चय होगा कार्तीय गुणन ए बी का। और हमने पहले नियम पढ़ चुका है कि अगर एफ एक्स आर का उपसमुच्चय है और आर ए बी का कार्तीय गुणन ए बी का उपसमुच्चय है, तो फलन आर बी कार्तीय गुणन ए बी का क्या होगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। अब इस वीडियो में हमने जो विशेष नियम थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। मैंने यहाँ उदाहरणों का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि जो इसके उदाहरण हैं वो कक्षा 11वीं के ही अध्याय में आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर मैं उदाहरण लेकर या प्रश्नों को हल कराने लगी यहाँ, तो हो सकता है यह वीडियो 1 या 2 लेक्चर में नहीं बल्कि 7 या 8 लेक्चर में ख़त्म हो। इसीलिए मैंने 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर ये बेसिक जानकारी का वीडियो 2 पार्ट में बनाया है, ताकि कम से कम आप 12वीं के अध्याय 1 को आसानी से समझ सकें। अब अगले वीडियो में आप कक्षा 12वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे, संबंध और फलन। हमने यहाँ जितनी भी जानकारियाँ पढ़ी उससे आगे की परिभाषा हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको अभी भी और क्या डाउट है इस वीडियो में, और आपको कक्षा 11वीं का कौन सा टॉपिक जो है संबंध और फलन से समझ में नहीं आया है। तो मैं अगले वीडियो में बिल्कुल ही उस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूँगी। और अगर आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो देखनी है तो आप हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।